हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। यहाँ पर जो एसएससी जीडी बैच में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च से दिया हुआ है, इसमें पूरा जनरल साइंस की कई सारी चीज़ें आती है लेकिन बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, उसमें तत्वों के बारे में जाना कि परमाणु क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वो चीज़ें हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से। और इससे भी रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, तो हम लोग आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है बेटा कि जो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी है, इसको दिया किसने था? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी है वो किसने दिया था? तो वो दिया था मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ जिनको कि रासायनिक वैज्ञानिक हैं, ये रसायन विज्ञानी हैं, और इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था। लेकिन इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का जनक। तो क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा कि हु वॉज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो बेटा याद रखिएगा कि दैट इज मेंडलीफ, यानी कि मेंडलीफ ने किया था। अब इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने उस समय पर जो ज्ञात तत्व थे, यानी कि टोटल नोन एलिमेंट थे, उनकी अगर बात करी जाए तो उन्होंने इसको परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार क्या होता है? यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो है, ठीक है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के आधार पर इन्होंने क्या किया था? तत्वों को बांटा था आवर्त सारणी में, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, वो किसने बनाई थी? इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इसमें कई सारे लिमिटेशंस थी, यानी कि कई सारी व्याधियां थी। इन व्याधियों के आधार पर अगर देखें तो बाद में 1913 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोजले। मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया, और इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि तत्वों के जितने भी गुण धर्म होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पर? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इन्होंने एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या की भी खोज की थी। और यही आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारी, उसका ये क्या है? आधार बनता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस कौन है? तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, और इसकी डिस्कवरी किसने की? तो मोजले ने किया था। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहां पर हम लोग आगे अगर देखें बेटा, तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और उनसे रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हमें समझना है। तो यहां पर सबसे पहली बात आती है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जो आवर्त हैं, आवर्त का मतलब क्या है भाई? आवर्त सारणी यानी कि आवर्तों की बात हो रही है। तो 7 आवर्त हैं, यानी कि 7 आवर्त होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, जो कि क्षैतिज कतारें होती हैं, यानी कि जो हमारी क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज लाइन। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिए तो यहां पर आपको बेटा क्या मिलेगा? यहां पर सिंपली आप अगर देखिए तो कुछ ऐसा पार्टीशन या कुछ ऐसा डिजाइन आपको मिलता है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखिए तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ठीक है, ये पूरा लास्ट तक यहां पर क्या है? पार्टीशन है एलिमेंट्स का। ठीक है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, और इसके बाद आ जाएगा आपका सेवेंथ पीरियड, यानी कि जो 7वां आपका आवर्त है। ठीक है, तो यहां पर जो पीरियोडिक टेबल है यानी कि आवर्त सारणी है, कुछ ऐसे आपको मिलता है। तो ये जो आपके क्षैतिज खाने हैं, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो ये कहे जाते हैं पीरियड्स, यानी कि आवर्त। तो इनमें संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, 7 क्या है? 7 क्या है? पीरियड्स है। और 18 क्या है? वर्ग है। वर्ग जिनको कि हम लोग ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, यानी कि 18 वर्ग हैं,
18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है पीरियड। अब 18 ग्रुप्स किनको कहा जाएगा, ये टॉप टू बॉटम, यानी कि 1 टू 18, ठीक है, 1 टू 18 ये आपके क्या हो जाते हैं, 18 ग्रुप्स हो जाते हैं। और यहीं पर अगर आप देखिए तो ये आपके 7 क्या हो जाते हैं, 1 टू 7 क्या हो जाते हैं बेटा, पीरियड्स हो जाते हैं। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, लेकिन जो मेंडलीफ ने बनाया था उसमें आपके 18 ग्रुप्स नहीं थे और ना ही 7 पीरियड थे, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अगर हम लोग देखें तो इसमें जो 7 आपके क्या थे, आवर्त थे, ठीक है, 7 आवर्त थे। और जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अगर बात करी जाए तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था बेटा, 7 आवर्त थे, ठीक है, जिनको कि आवर्त भी कहा जाता है यानी कि पीरियड थे, लेकिन 9 ग्रुप्स थे यानी कि 9 वर्ग थे। ये यहां पर डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी 7 क्या है, 7 हमारे पीरियड्स हैं और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी 7 पीरियड है, लेकिन ग्रुप्स का नंबर अलग अलग है, इसमें 18 और इसमें 9, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग आवर्त सारणी में अगर देखें तो हर एक आवर्त में यानी कि हर एक पीरियड में जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट आपका क्षार धातुएं होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स। यानी कि स्टार्टिंग जो है, जो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे एलिमेंट वो सभी आपके क्या होंगे, एल्कली मेटल्स होंगे। और जो आखिरी होगा वो इनर्ट गैस होगा या इनर्ट एलिमेंट या नोबेल गैस होगा, यानी कि जिसको कि हम लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हैं या अक्रिय, यानी कि जो नॉन रिएक्टिव है जिनका ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग आवर्त सारणी को देख भी सकते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सभी ग्रुप्स हैं, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप से लेकर के आपके क्या है 18th, तो 18 आपके क्या है, ये सारे ग्रुप्स हैं। रही बात पीरियड्स की, तो पीरियड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 1 टू 7 आपके क्या है, पीरियड्स हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि हाइड्रोजन किस में आएगा, हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व, क्यों, क्योंकि इसका पीरियोडिक टेबल में प्लेस फिक्स नहीं है, इस वजह से इसको कहा जाता है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शनल केस है। और हाइड्रोजन को छोड़ करके अगर हम सेकंड से लेकर के 7th तक देखें तो इन सभी एलिमेंट की बात करी जाए, चाहे लिथियम की बात करें, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी आपके क्या है, एल्कली मेटल है। यानी कि आवर्त सारणी में हर एक आवर्त में पहला जो तत्व होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होता है क्षारीय धातु, ठीक है। और वहीं अगर आखिरी एलिमेंट की बात करें तो आखिरी एलिमेंट में आपका यहाँ पर क्या है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है और ऑर्गेन्सियम है। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके इनर्ट गैसेस हैं, यानी कि अक्रिय गैसेस हैं या नॉन रिएक्टिव हैं, जिनको कि नोबेल गैसेस कहा जाता है। तो आवर्त सारणी की स्टार्टिंग के हर एक आवर्त की बात करें यानी कि हर एक पीरियड की बात करें तो ये स्टार्ट होगी आपकी जो एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं हैं और एंडिंग होती है आपकी इनर्ट वन से, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर ये तो बात हो गई हमारे आवर्त सारणी की जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब यहीं पर आवर्त में अगर हम देखें प्रथम तत्व जिसकी बात करें कि हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद अगर हम लोग देखें आवर्त में जब भी कभी हम बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में कई सारे चेंजेस आते हैं। जैसे यहां पर ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई, यानी कि हमारी आवर्त सारणी हो गई। और आवर्त सारणी की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर देखें तो ये पोर्शन आपका क्या है, लेफ्ट है और ये आपका क्या है, राइट है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बैठे भी हुए हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी कभी किसी भी आवर्त में यानी कि किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जितने भी आपके मेटालिक
कैरेक्टर होते हैं, यानी कि धात्विक गुण होते हैं एलिमेंट्स के, उनमें रिडक्शन होता है, यानी कि वो कम होते जाते हैं धात्विक लक्षण। क्यों? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि क्या है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सभी आपके क्या है, मेटल्स हैं। वहीं अगर हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, और नॉन मेटल्स में अगर देखें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये सभी आ गए। और जो इनर्ट गैसेस हैं वो गैसेस हैं, तो नॉन मेटल्स आपके किधर हैं, राइट साइड में हैं, और मेटल्स किधर हैं, लेफ्ट साइड में हैं। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, अधातुओं की तरफ जा रहे हैं, तो धात्विक लक्षण क्या हो गए, कम होंगे। साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट होते हैं लेफ्ट टू राइट जब भी हम मूव करेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है यानी कि क्रियाशीलता है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि नॉन मेटल के कंपैरिजन में मेटल ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले क्या होगा, घटेगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होती है, बढ़ती है, और 18वें वर्ग में यानी कि 18th ग्रुप में आकर के ये क्या हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। ये डिफरेंस है। देखो यहां पर आप अगर देखिए तो जो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से लेकर के 12 ग्रुप तक जब भी आप आएंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनके मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन जो रासायनिक क्रियाशीलता है यानी कि जो केमिकल एक्टिविटी है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन की या कंपाउंड फॉर्मेशन की, ये क्या होगी, घटेगी। लेकिन नॉन मेटल में अगर देखें तो 13 से 17 तक ये क्या होती है, ये फिर इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। पहले घट रही है 12 तक, फिर उसके बाद 13 से 17 तक क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, और 18th में क्या हो जाती है, पूरी तरीके से नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि अक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें बेटा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता होती है, इसका मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। और अगर यही चीज टॉप टू बॉटम में किसी ग्रुप में अगर कर दें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी किसी भी पीरियड में यानी कि किसी भी आवर्त में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं। तो ये हमेशा किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर यानी कि ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होंगी, वही प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी, यानी कि घटेंगी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीजें लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज वो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज, और जो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होंगी वो टॉप टू बॉटम आने पर हमेशा क्या होंगी, वो आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है। ये पॉइंट आपका हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसको कहा जाता है फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन किस में आता है, 17th ग्रुप में, जो कि हैलोजन तत्वों का ग्रुप है, उसमें फ्लोरीन आता है। और फ्लोरीन आपका किधर है, राइट साइड में है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग आवर्त में देखें यानी कि किसी भी पीरियड की बात कर रहे हैं तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो धात्विक गुण हैं यानी कि मेटालिक कैरेक्टर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या थे, मेटालिक कैरेक्टर घट रहे थे, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, बढ़ते हैं। साथ ही साथ धातुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी जो रिएक्टिविटी है यानी कि जो अभिक्रियाशीलता है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। साथ ही साथ अधातुओं की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी हमारी अधातुएं हैं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता में कमी आती है, यानी कि मेटल की जो एक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ये रिड्यूस होती जाती है टॉप टू बॉटम आने पर। ये डिफरेंस आ जाता है मेटल और नॉन मेटल में, ठीक। वही जो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्ति का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी बेटा, वो भी रिड्यूस होगी यानी कि घटेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है, चाहत रखना। चाहत रखने का मतलब क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जमीन आसमान का अंतर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि वो चाहत रख रहा है, मतलब चाहता बहुत है लेकिन शादी नहीं करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि वो चाह भी रहा है और शादी भी करेगा। ये जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब चाहत रखना, चाह तो रहा है लेकिन वो उसके साथ पूरे जीवन काल में नहीं रहेगा, यानी कि शादी नहीं करने वाला। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव है, चाह भी रहा है और शादी भी करेगा, यानी कि कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ये टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, घटती है। इवन यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, रिड्यूस होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या था, ये बढ़ रही थी। ठीक है, साथ ही साथ जो आयनन विभव है, आयनन विभव यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयन बनाने की जो टेंडेंसी है ये भी किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होती है बेटा, ये घटती है। और जो एटॉमिक रेडियाई है यानी कि परमाणु त्रिज्या, ये भी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी, ये इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियस क्या होना है, बढ़ना है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पर क्या होना है बेटा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी टॉप टू बॉटम आने पर। लेकिन अगर यही लेफ्ट टू राइट जाने की बात कर दें तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या ये घट जाएगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अलग से आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आवर्त सारणी से संबंधित जो हमारे संक्षिप्त तथ्य हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अब तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118, यानी कि कुल 118 ज्ञात तत्व हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है यानी कि हमारी प्रकृति में उपस्थित तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वो है 98 बेटा। ठीक है, यानी कि प्रकृति में प्राप्य, प्राप्य का मतलब क्या होता है, जो नेचर में हमारे प्रेजेंट है और वहां से मिल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 98 होती है। वहीं हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट भी हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो पहला कृत्रिम तत्व था यानी कि पहला मैन मेड एलिमेंट था जिसका नाम क्या था, टेक्नीशियम। तो टेक्नीशियम जिसका सिंबल क्या था, टीसी था, तो ये मैन मेड एलिमेंट है। वैसे ही आवर्त सारणी में कुल जो आर्टिफिशियल एलिमेंट है जिनको कि बनाया गया है उनकी संख्या कितनी है, तो 20 है, यानी कि 20 एलिमेंट है। साथ ही साथ अगर मेटल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का 90%, यानी कि 118 का 90% क्या होगा, 91 होगा। तो धातुओं की संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में, तो 91 धातुएं हैं, यानी कि 91 सिर्फ मेटल्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, तो 91। और वहीं अगर हम लोग बात करें बेटा नॉन मेटल्स की संख्या, तो ये है 27। लेकिन इन 27 नॉन मेटल्स में भी अगर हम देखें तो 20 हमारे क्या हैं, प्योर नॉन मेटल हैं, और 7 क्या हो गए, 7 होंगे हमारे मेटलॉइड्स, जिनको हम लोग कहते हैं उपधातुएं, या इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स की अगर बात करें, उपधातुओं की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो 7 हैं इनको कहा जाता है कि ये धातु और अधातु दोनों के लक्षण रखते हैं, और इसलिए इनको सीमावर्ती तत्व के नाम से जानते हैं, यानी कि जो आपके क्या होंगे, बॉर्डर लाइन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 7 है बॉर्डर लाइन एलिमेंट जो कि नॉन मेटल में कंसीडर किए जाते हैं, तो उनको मिलाकर के आपके क्या है, 27। अब एक चीज और, जो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर आपके 118 एलिमेंट है लेकिन इन सभी को जोड़ें तो संख्या कहीं ज्यादा हो रही है,
बेटा इन चीजों को देखिए, ठीक है, इनके तथ्यों को समझिए। प्रकृति में प्राप्य यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट है वो 98 हैं, और कृत्रिम तरीके से बनाए गए आपके कितने हैं 20। इन दोनों को अगर मिला देंगे तो हमारा कितना हो गया 118 हो गया। अब इस पॉइंट को आप हटा दीजिए, सिर्फ मेटल और नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो 91 और 27 है, इनको मिलाएंगे तो 118। तो ये दोनों पॉइंट अलग हैं और ये दोनों पॉइंट अलग हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के नेचर पर कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है आपका। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर आएगा आपका नॉन मेटल्स का नंबर कितना है तो 27 है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहीं अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या हमारी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गई है। तो जितनी आवर्त सारणी में जो बीच में प्लेसेस छोड़े थे मेंडलीफ ने, जिसकी वजह से मोजले ने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको फिर से रीअरेंज किया था, और रीअरेंज करने पर उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। कई रिक्त स्थान खाली थे, इस वजह से कहा गया था कि पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं है, लेकिन अब कहा जाता है कि हमारी आवर्त सारणी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो 118 एलिमेंट है, लेकिन जो नए खोजे गए तत्व हैं उनकी संख्या 4 है। 4 नए तत्व खोजे गए हैं, और उन चारों में अगर देखें तो कौन कौन से हैं। निहोनियम, निहोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है तो 113, और सिंबल क्या है NH है, ठीक है। वहीं मास्कोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 115 है और MC इसका सिंबल है। टेन्नोसाइन जिसका एटॉमिक नंबर 117 है और इसका सिंबल है TS, और ऑग्नेसन जिसका की सिंबल है OG और एटॉमिक नंबर 118, और कुल 118 ज्ञात तत्व भी हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल क्या हो चुकी है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आवर्त सारणी में अगर हम बात करें कि जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल वो भी कैसा, लिक्विड मेटल, क्योंकि देखिए ये सभी तत्व हैं, तत्व के भौतिक गुणों के आधार पर या भौतिक लक्षण के आधार पर तत्व जो है ये 3 रूप में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इन 3 रूपों में पाए जाते हैं। अब इनमें भी अगर हम लोग देखें तो जो द्रव धातु तत्व है, ठीक है, जो हमारा द्रव धातु तत्व है यानी कि लिक्विड क्या है, लिक्विड मेटल है, वो क्या है बेटा, तो वो है मरकरी यानी कि पारा है, ठीक। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम लोग देखें तो द्रव अधातु यानी कि लिक्विड नॉन मेटल कौन है तो ब्रोमीन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विड मेटल कौन सा है, तो लिक्विड मेटल का ध्यान दीजिएगा कि वो है आपका मरकरी यानी कि पारा, ठीक है। लिक्विड मेटल जो है, लिक्विड मेटल कौन है, मरकरी है, लेकिन लिक्विड नॉन मेटल कौन है तो ब्रोमीन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसको कहा जाता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक तत्व है वो है चांदी यानी कि सिल्वर, ठीक है। कॉपर या आयरन या एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में अगर देखिए तो सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि वो नॉन मेटल जो कि विद्युत का सुचालक है, देखिए नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के अंदर कंडक्टिविटी तो होती नहीं है, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते नहीं है, लेकिन एक अपवाद है जिसको एक्सेप्शन कहते हैं, है तो नॉन मेटल, ये कार्बन का एलोट्रॉप है यानी कि कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये बेस्ट कंडक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक अधात वर्धनीय, आप लोगों को बताया था अधात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी धातु के टुकड़े को पीट करके उसको चादरों में कन्वर्ट कर दें तो सबसे पतली चादर बहुत छोटे टुकड़े से किसकी बनाई जा सकती है, तो वो है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड आपका क्या होता है, अधात वर्धनीय है, यानी कि छोटा सा आपका टुकड़ा काफी लंबा या काफी बड़ा चादर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या सबसे लंबे तार भी इसी के बनाए जा सकते हैं, यानी कि मैलिएबिलिटी और अधात वर्धनीयता, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इनको पतली चादरों में और लंबे तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो है गोल्ड, ठीक है। दूसरा सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे अधिक
जो क्रियाशील अधातु तत्व होता है वो है बेटा फ्लोरीन। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोस्ट एक्टिव भी है केमिकली। ठीक है, तो अधातु तत्व वो भी क्रियाशील, तो वो है फ्लोरीन आपका। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा। यहीं पर अगर हम लोग बात करें सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, देखिए अधातु तत्व में फ्लोरीन है, यानी कि नॉन मेटल में आपका फ्लोरीन आ रहा है, लेकिन मेटल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाएगा सीजियम। ठीक है, दूसरा है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक है, यानी कि आइसोटोप सबसे ज्यादा किसके हैं, तो याद रखिएगा बेटा पोलोनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि द एलिमेंट व्हिच हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यानी कि वह तत्व जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक मौजूद हैं, तो वो हो जाएगा आपका पोलोनियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है यहां पर कि सबसे हल्का तत्व, यानी कि द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो याद रखिएगा बेटा कि वो है हाइड्रोजन। द लाइटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे हल्का तत्व है। ठीक, दूसरा है सबसे हल्का धातु तत्व, यानी कि द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी होगी, तो लिथियम होगी। ठीक है, जो कि आपका किस में आता है, जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड पीरियड में आता है, लिथियम द लाइटेस्ट मेटल यानी कि सबसे हल्की धातु। दूसरा सबसे भारी धातु, क्योंकि हल्की की बात करी है तो भारी भी की भी बात करना है, तो सबसे भारी धातु तत्व होता है ऑसीमियम। ठीक है, ये किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि आवर्त सारणी में एलिमेंट्स को हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर किया है, और एटॉमिक नंबर वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी सेल में जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट उस ब्लॉक का हो जाता है, और पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहां पर अगर देखिए तो सबसे भारी धातु तत्व जो है वो कौन सा है, ऑस्मियम है। ठीक है, और ये डी ब्लॉक में आता है। अब यहां पर आपका आता है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व, यानी कि द एलिमेंट व्हिच हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन लविंग की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो बेटा क्लोरीन होगा। ठीक है, दूसरा है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक एवं सबसे प्रबल आक्सीकारक तत्व। ठीक है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक और सबसे प्रबल आक्सीकारक तत्व, ये आपका क्या होगा, फ्लोरीन होगा। अब इसके बाद पॉइंट आता है बेटा हमारे शरीर का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमारे शरीर का जो निर्माण है ये अलग अलग तत्वों से मिल करके हुआ है। ठीक है, अब इन अलग अलग तत्वों की औसत मात्राओं की अगर बात करें बेटा तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है, तो याद रखिएगा बेटा ऑक्सीजन है। कितना, 65%। ठीक है, सेकेंड नंबर पर कौन आता है, कार्बन, कितना, 18%। थर्ड नंबर पर कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, 10%। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, 3%। कैल्शियम की बात करी जाए तो 2%, और कैल्शियम के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इनका परसेंटेज कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, और कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो 2%। फॉस्फोरस की अगर बात करी जाए तो ये 1% है, और पोटेशियम 0.35, और रिमेनिंग पोर्शन की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट है, जिसमें कि आयरन भी आएगा, कोबाल्ट भी आएगा, कॉपर भी आएगा, ये सभी एलिमेंट मिल करके हमारे शरीर को निर्मित करते हैं। अब यहाँ पर ये आपका कंडीशन नहीं चलेगी कि पंच तत्व से बना शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात कि डिफरेंट एलिमेंट जो कि हमारे शरीर में है उनका परसेंटेज अलग अलग है। अब यहीं पर बात आती है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी कि मेटल के कैरेक्टर भी हैं और नॉन मेटल्स के भी कैरेक्टर हैं। मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इनको हम लोग क्या कहते हैं, अभी बताया था बॉर्डर लाइन एलिमेंट, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, उप धातु है, यानी कि मेटलॉइड्स कहते हैं। संख्या कितनी है, 7।
कौन कौन से? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, एस्टेटिन, ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके उपधातुएं कहलाती हैं, बॉर्डर लाइन एलिमेंट। और ये किस में आएंगे? तो पी ब्लॉक में आएंगे, यानी कि 13th ग्रुप से लेकर के 17th ग्रुप के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, इसका एग्जाम्पल अभी हमने आप लोगों को दिया। ठीक है। दूसरा, वो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है? ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा बेटा, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ चालक है, तो उसका नाम क्या है बेटा? लेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। यानी कि वह धातु जो धात्विक लक्षण रखने के बावजूद विद्युत का कुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, तो वो है लेड। ठीक है बेटा। दूसरा नंबर पर देखें तो ग्रेफाइट और आयोडीन, ये है तो दोनों नॉन मेटल। ग्रेफाइट जो कि आप लोग पेंसिल्स में यूज करते हो, और आयोडीन ये है नॉन मेटल, लेकिन ये दोनों अधातु होते हुए भी इनमें धात्विक चमक होती है, यानी कि मेटालिक शाइन इनमें प्रेजेंट होती है। और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग बात करें डायमंड की, तो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही क्या हैं? कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, यानी कि कार्बन के अपरूप हैं। इनमें कार्बन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और इसी वजह से ग्रेफाइट आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है और डायमंड काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि जो डायमंड है, डायमंड में क्या प्रेजेंट होता है? तो कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें संगमरमर की, संगमरमर जो कि हम लोग अपने घरों में जब भी कभी फ्लोर वर्क होता है तो हम लोग लगवाते हैं, संगमरमर की अगर बात करी जाए बेटा, तो ये कैल्शियम का अपरूप होता है। ठीक है। और वहीं जो हम लोग सैंड यूज करते हैं, यानी कि रेत, रेत में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो बेटा सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो आप लोग डिफरेंट जेम्स का यूज करते हो, जेम्स अलग अलग नगों का इस्तेमाल करते हैं, आभूषणों में, अंगूठियों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसी में से एक जेम्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं माणिक्य। और माणिक्य में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एल्यूमिनियम तत्व पाया जाता है। ये सीधे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माणिक्य में कौन से तत्व उपस्थित है, तो याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम होता है माणिक्य में। डायमंड में क्या होता है? तो कार्बन होता है। संगमरमर में कैल्शियम, और सिलिकॉन जो है ये किसमें उपस्थित होता है? तो रेत में होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहीं पर बात आती है कि वो कौन सा ऐसा केमिकल कंपाउंड है, यानी कि रासायनिक यौगिक है, जो कि तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो वो है हमारा वाटर। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, और गैसियस फॉर्म में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है और रेनफॉल होने में मदद करता है। एयर की अगर बात करी जाए तो एयर हमारा क्या है? एयर एक मिक्सचर है, क्योंकि अलग अलग प्रोपोर्शन में डिफरेंट गैसेस आपस में मिली होती हैं। ठीक है। वहीं प्लाज्मा की अगर बात करी जाए तो पदार्थ यानी कि मैटर जो है वो 5 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की जो चौथी भौतिक अवस्था होती है, इसको प्लाज्मा कहते हैं। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की पांचवी भौतिक अवस्था आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स यानी कि बोस आइंस्टीन संघनत्व होती है, लेकिन ये भौतिकी के आधार पर है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 ही फिजिकल फॉर्म को कंसीडर करते हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक। अब अगर हम लोग बात करें तो जितने भी मैटर हमारे पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, वो सभी आपके सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हैं। और कण शब्द कहां से लिया गया है? तो ऋषि कणाद से। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री में सबसे पहले कण की खोज यानी कि पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की थी, या किसने बताया था कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है? तो वो है ऋषि कणाद। लेकिन बाद में किसने कहा? डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी आई, तो
डाल्टन को बताया गया कि डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, लेकिन उनसे पहले कौन बता गए थे? ऋषि कणाद बता गए थे कि प्रत्येक पदार्थ यानी कि एवरी कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड अस मेड बाय एटम्स, ये कणाद ने बताया था। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर कई सारे अलग अलग नियम आते हैं और इन नियमों की अगर हम लोग बात करें कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उन्हीं में से एक आता है पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, यानी कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अनुसार क्या है, परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती है। मतलब क्या है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, दे नेवर बी सेम, यानी कि ये चारों कभी भी समान नहीं होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब साथ ही साथ यहीं पर परमाणु संरचना की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो किसने दिया था? नील्स बोर और रदरफोर्ड ने बनाया था, जिसको कि अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, अलग अलग दिया गया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें हुंड ने अपना नियम दिया था, लेकिन जो पूरा सर्वमान्य है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो नील्स बोर और रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि प्रेजेंट होंगे वो आपका 2, 8, 18 और 32, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। लेकिन ये कैसे है बेटा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एनर्जी सेल्स में क्या करते हैं? स्पिन करते रहते हैं। अब इसमें जो ऊर्जा के कोश हैं, एनर्जी सेल्स हैं, इनकी अगर बात करें तो इनको कैसे बांटा गया है? तो के सेल, एल, एम और एन। तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो एनर्जी सब सेल्स हैं यानी कि ऊर्जा के उपकोश है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एस, पी, डी और एफ। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम लोग देखें बेटा तो इन सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं उपकोशों में और कोशों में। ठीक है, तो एनर्जी सब सेल्स में अलग है, लेकिन जो एनर्जी सेल्स हैं के, एल, एम और एन, उनमें 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 18 क्या होती है? जैसे मान लो कि 2 की अगर हम बात करें तो के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 8 की बात करें तो एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 18 की बात करी जाए तो एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अधिकतम 18 हो सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर हम बात करें एन में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं, इससे कम हो सकता है लेकिन अधिकतम 32 हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है कि किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी तत्व के यानी कि एलिमेंट के जो गुणधर्म होते हैं वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो ये एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर पर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। तत्वों के गुणधर्म या रासायनिक गुणधर्म किस चीज पर निर्भर करते हैं? तो एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि क्या जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी कि सबसे छोटे तत्व है? तो ऐसा नहीं है। यहां पर अगर देखें तो मेसान क्या होता है बेटा? वह मेसान जो है ये एक मूल कण होता है, यानी कि बेसिक पार्टिकल होता है जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। न्यूक्लियॉन्स जो कि न्यूक्लियस में है, क्यों बांधे रखेगा? बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। कोई एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या अगर 6 है और इन सभी पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इन सभी को आपस में बांध करके रखना है तो क्या ये रह पाएंगे? या आपस में यहाँ पर रखें पास पास में तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हो जाएंगे।
लेकिन जो मेसान पार्टिकल्स होते हैं ये इनको बांध करके रखने में मदद करता है, जबकि उन सभी में सेम चार्ज है। ठीक है, तो ये मेसान पार्टिकल्स जो है जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। ठीक, वहीं अगर हम हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यानी कि अनिश्चितता के सिद्धांत है, इसके अनुसार देखें तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का सूत्रपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह बताया किसने था? हाइजेनबर्ग ने। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने यह बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि एक समय पर चक्रण करने के बाद वो उसी पर गिर जाएगा। ये इन्होंने बताया था। उसकी स्पीड का आकलन नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, स्पीड का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है किसी भी एनर्जी सेल में ये 2n² के अकॉर्डिंग भरी जाती है। ठीक है, किसी भी कक्षा में अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो ये कैसे भरा जाएगा बेटा? 2n²। अब यहां पर n² या n क्या है? तो n इज द नंबर ऑफ सेल, जैसे कि k, l, m और n की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है? 2n² के अकॉर्डिंग। जैसे 2 के सेल की अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 1 क्या हो गया? 2। तो यहां पर के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। अब अगर एल की बात करें तो एल सेकेंड नंबर है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? यहां पर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो कितना हो गया? 8। और हम सभी जानते हैं कि एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो यहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो जो फॉर्मूला होगा ये हमारा 2n² ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? अगर हम m की बात करें तो m क्या है? थर्ड है, और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या हो गया? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 9 और 9 2 18। तो m की बात करें तो m में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी फिलिंग कैसे करी जाएगी? तो 2n² के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर ये डिफरेंट आपके पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन का समापन हम लोग यहीं पर करते हैं। इससे रिलेटेड जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो और पॉइंट्स हैं, जो और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।